गुड इवनिंग। आज आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 20 पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। एंड फ्रॉम आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 20 हम इसको कंसिडर करते हैं राइट टू फ्रीडम के अंदर, ठीक है। राइट टू फ्रीडम के अंदर हम इसको कंसिडर करते हैं आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 20 राइट टू फ्रीडम, ठीक है। तो टॉपिक ऑफ द डे राइट टू फ्रीडम जाएगा टॉपिक, ठीक। तो हेडिंग बना लीजिए राइट टू फ्रीडम। और ये आपके 6 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कौन से राइट्स किसके अंदर आते हैं, यूपीएससी ने ये भी क्वेश्चन पूछा है। जैसे राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 टू 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 टू 20, राइट टू रिलीजन आर्टिकल 25 टू 28। ये मैंने जो आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा रखा है उसको बाय हार्ट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और फंडामेंटल राइट्स के हर एक आर्टिकल्स अपने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से हो चाहे वो मेंस के पर्सपेक्टिव से हो, ठीक है। तो इस क्लास को स्किप मत करिएगा, क्योंकि इसके बाद थोड़े इनके पीवाईक्यूज वगैरह पे भी बात करेंगे आफ्टर फंडामेंटल राइट्स का हमारा कंप्लीट हो जाएगा तब, ठीक है। क्योंकि एक मेजर पोर्शन हम कंप्लीट कर लेंगे पॉलिटी का। आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू फर्दर, मतलब पीवाईक्यूज मेंस के भी, पीवाईक्यूज प्रीलिम्स के भी डिस्कस करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे कि मतलब हमें कैसे कैसे बाकी चीज़ों को कंसिडर करना है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स और मेंस के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। राइट टू फ्रीडम होपफुली आपने लिख लिया होगा, ठीक है। आर्टिकल 19 की बात करते हैं तो प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स की बात करते हैं, सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। आर्टिकल 19 के अंदर 6 राइट्स की बात हुई है, ठीक। तो आर्टिकल 19 में जो 6 राइट्स की बात हुई है, तो आर्टिकल 19 गारंटी क्या करता है, गारंटी द फॉलोइंग, हाँ 6 राइट्स, 6 राइट्स आर्टिकल 19 के अंदर, आर्टिकल 19 के अंदर 6 राइट्स की बात हुई, ठीक। ये राइट्स को याद कैसे करना है, इसके लिए कोई ट्रिक है आपके पास? क्योंकि मेरे पास जो ट्रिक है मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो ये और वैसे भी नहीं याद होना चाहिए कि हमें रैंडमली कुछ भी याद है कि राइट टू स्पीच पहले हो सकता है, राइट टू मूवमेंट बाद में हो सकता है, ठीक है। एक सीक्वेंस वाइज आपको आर्टिकल्स याद होने चाहिए कि राइट टू स्पीच बोला है तो उसके बाद राइट टू असेंबली ही आएगा विद पीसफुली विदाउट आर्म्स, उसके बाद राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस ही आएंगे। तो पहले आप क्या करो कि इनको लिखने से पहले, मतलब ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आर्टिकल 19 के 6 राइट्स लिखवा देती हूँ, ठीक है। आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए बच्चों, हम लिख रहे हैं आर्टिकल 19 और इन आर्टिकल 19 में टोटल 6 राइट्स की बात हुई, 6 राइट्स। और ये जो राइट्स है ये आपका याद होना चाहिए। पहले आप लिख लो राइट टू स्पीच, राइट टू स्पीच फर्स्ट, ठीक है। राइट टू स्पीच, राइट टू स्पीच, या फुल अगर लिखना है, मैं खाली याद करने के पर्पज से बोल रही हूँ। राइट टू फ्रीडम ऐसे लिख लो आप, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये लिख लीजिए, ठीक है। दूसरा लिख लीजिए राइट टू फॉर्म एन असेंबली, राइट टू फॉर्म एन असेंबली पीसफुली विदाउट आर्म्स, राइट टू फॉर्म एन असेंबली पीसफुली without arms, राइट टू फॉर्म एन असेंबली, मतलब आप असेंबली बना सकते हो पीसफुली, एक नॉर्मल तरीके से, ठीक है, बिना किसी हथियार के, विदाउट आर्म्स, ठीक है।
थर्ड क्या आ जाएगा, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस। फोर्थ क्या आ जाएगा, राइट टू मूव फ्रीली, राइट टू मूव फ्रीली विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया या थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट टू मूव फ्रीली, राइट टू मूव फ्रीली विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट the territory of India, throughout the territory of India, right to move freely throughout the territory of India। इस 4 के बाद भी मैं 2 और लिखवा रही हूँ। अच्छा, आपको एक चीज याद रखनी है, आगे भी बता देती हूँ, चलिए अच्छा अभी बता देती हूँ। थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया लिखा है, ये शर्त इंपॉर्टेंट रखनी है कि जो आर्टिकल 19 में हमने राइट टू मूव फ्रीली की बात की है वो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात की है, मतलब अपने ही देश के अंदर फ्रीली मूव करने का जो राइट मिला है वो हमें आर्टिकल 19 में मिला है। लेकिन राइट टू मूव फ्रीली आउटसाइड इंडिया, इसका हमें कहाँ पे मिला है, आर्टिकल 21 में मिला है। तो ये माइनर सी चीज आपको याद रखनी है, राइट टू मूव फ्रीली विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर आपको मूव फ्रीली करने का जो अधिकार मिला है वो अनुच्छेद 19 के अंदर मिला है, अनुच्छेद 19 के अंदर मिला है, ठीक है। उसके बाद राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट टू रिसाइड एंड सेटल, राइट टू रिसाइड इन एंड सेटल, राइट टू reside and settle in any part of the territory of India। ये भी आपका इंडिया के अंदर की ही बात कर रहे हैं, टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर की ही बात कर रहे हैं, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट टू रिसाइड and settle in any part of the territory of India, ठीक है। right to practice any profession, right to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business, right to practice any profession or to carry out any profession trade or business तो ये आपके 6 आर्टिकल्स हो गए जो कि 19 के अंदर बात हुआ है। ये आपका 19(1) क्लॉज ए है, ये आपका 19(1) क्लॉज बी है, ये आपका 19(1) क्लॉज सी है, ये आपका 19(1) क्लॉज डी है, ठीक है। ये आपका 19(1) क्लॉज ई है और ये आपका 19(1) क्लॉज एफ है, ठीक है। और राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, स्पीच एस, राइट टू फॉर्म एन असेंबली पीसफुली विदाउट आर्म्स। तो इसको आप कैसे याद कर सकते हो, एक यहाँ पे वर्ड यूज हुआ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फॉर्म एन असेंबली पीसफुली विदाउट आर्म्स, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस
एसोसिएशंस, ठीक है। राइट टू मूव फ्रीली विदाउट द फ्रीली थ्रू आउट, सॉरी, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो आपको फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट में क्या रखना है कि हम विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया के बाहर की नहीं। लास्ट में लिखा है राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, सॉरी यहाँ पे आपका ऑक्यूपेशन आएगा वर्ड, ये सेम जगह प्रोफेशन आ गया ना, तो यहाँ पे आप ऑक्यूपेशन लिख लेना, ठीक है। तो अगर इसको याद करना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, एस असेंबली एसोसिएशन, ठीक है। स्पीच असेंबली एसोसिएशन, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, एम, ठीक। राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, सैम एसपी, ठीक है। सैम को एसपी पकड़ के लेकर चली गई। ये मतलब एक ट्रिक है याद करने का कि हमने इस तरीके से याद कर लिया कि हमको लॉन्ग टर्म के लिए एग्जाम में याद रहेगा। अब आपको स्टोरी नहीं याद करनी, आपको बस एक जिसका होता है ना कि निमोनिक से याद कर लेता है, तो ऐसे हो सकता है कि सैम को एसपी पकड़ के लेकर चली गई। तो एस पहले एस से स्पीच, दूसरे ए से आपका असेंबली, तीसरे ए से आपका एसोसिएशन, उसके बाद चौथे फोर्थ पॉइंट जो एम है उससे आपका हो जाएगा मूव, राइट टू मूव फ्रीली, तो ये आपका मूव हो जाएगा एसपी का, एस आपका हो जाएगा रिसाइड एंड सेटल, तो एस सेटल का आ जाएगा और पी आपका प्रोफेशन आ जाएगा। ये जस्ट याद करने के लिए कि सैम को एसपी पकड़ के चली गई। ये एक सेंटेंस अगर आप लिखना चाहते हो तो अपनी कॉपी में कहीं साइड में लिख लेना, और सैम एसपी में ऐसे 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 करके, जैसे एस का मतलब, ए का मतलब, ए का मतलब, एम का मतलब, एस का मतलब, पी का मतलब, ऐसे आप करके लिख सकते हो कि आपको याद रहेगा फॉर द लॉन्ग टर्म या द लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बैक टू द टॉपिक आते हैं, दैट इज हम 19(1)(a) पढ़ रहे थे, ठीक है। आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन करता है सर्टेन राइट्स की रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। जब आर्टिकल 19 की बात करते हैं तो इट्स गारंटीज द फॉलोइंग 6 राइट्स व्हिच वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इन द प्रीवियस स्लाइड, ओके। सो आर्टिकल 19(1)(a), मैंने आपसे बोला था आर्टिकल 19(1)(a, आप नोट डाउन बाद में करना चाहते हो कर लेना, बट द थिंग इज दैट जिस पे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वो चीजें याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो चीज माइंड में होनी चाहिए। पहली बात तो आर्टिकल 19 6 राइट्स की बात करते हैं। कल को अगर प्रीलिम्स में स्टेटमेंट दे दे कि आर्टिकल 19 गारंटीज 5 राइट्स और 7 राइट्स, तो दैट वुड बी द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो इसलिए दिमाग में पहला अगर प्रीलिम्स लिख रहे हो तो ऐसे करके लिख लेना प्री, ठीक है, या तो ऐसे 1 पॉइंट करके लिख लेना कि मतलब याद रहेगा कि हाँ ये जब प्री के लिए दोबारा हमें कॉपी को उठा के रिविजन करना है तो ये चीज पता रहे। दूसरा है कि आर्टिकल 19(1)(a), अभी मैंने बता दिया सैम को एसपी पकड़ के लेकर चला गया, तो उस तरीके से हमें लंबे टाइम तक याद रहेगा। तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं। अब याद रखना है कि अवेलेबल टू सिटीजन्स है, ठीक है। सिटीजन अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली अगेंस्ट स्टेट, ओनली अगेंस्ट स्टेट। तो हमारे लिए क्या दूसरी चीज जो याद करना इंपॉर्टेंट हो गई, ओनली अगेंस्ट स्टेट। हमारे लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट हो गई याद करना कि ये सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट में है, नॉट प्राइवेट इंडिविजुअल्स। इस पे भी आप अंडरलाइन कर लेना, ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है, ठीक है। नॉट प्राइवेट इंडिविजुअल्स क्वालिफाइड इन नेचर, तो दिस इज नॉट फॉर द प्राइवेट इंडिविजुअल्स, दिस इज ओनली फॉर द अगेंस्ट द स्टेट। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो आपके लगते हैं वो आपका दे रखा है 19 क्लॉज 2 में, आर्टिकल 19 क्लॉज 2। अभी आप कंफ्यूज मत हो ना, क्योंकि आर्टिकल 19 जो है ना
ऐसे लिखा है, मतलब आर्टिकल 19 के अंदर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 है, इसके बाद आर्टिकल 19 क्लॉज 2 है, इसको क्लॉज बोला जाता है जो ब्रैकेट में लिखा है। तो जब अभी हम जो 6 के बारे में पढ़ रहे थे ना कि वो 6 कैसे है, तो ये आर्टिकल 19(1) जो लिखा है ना इसके अंदर है, मतलब ये आपका आर्टिकल, इसका आर्टिकल 19 क्लॉज 1 है। अब इसके अंदर ए बी सी डी ई और एफ की बात हुई है। तो हमने जो भी अभी 6 पढ़ा है वो आर्टिकल 19 क्लॉज 1, क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी ऐसे लिखा हुआ है। तो ये इसके अंदर की बात हुई है, तो इस पे कंफ्यूज मत होना। आर्टिकल 19(2) इसका एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन बताता है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन क्या है कि आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस किस तरीके के लगे हुए हैं, आप किस तरीके के लिए चीज़ों के लिए नहीं बोल सकते हो, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। पहली चीज़ तो सोवरेनिटी, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस एंड ग्राउंड, जो भी आपके ग्राउंड्स दिए रहते हैं इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, बाय हार्ट दिस लाइन, अदरवाइज ये पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया की बात करता है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस में। दूसरा सिक्योरिटी ऑफ द नेशन या द स्टेट, व्हाटएवर द वर्ड यू यूज, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, सब्जेक्ट टू टेस्ट ऑफ रीजनेबिलिटी बाय कोर्ट्स। तो ये इतनी चीजों पे आपके रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, ठीक, सब्जेक्ट टू टेस्ट ऑफ रीजनेबिलिटी बाय कोर्ट्स। अच्छा ओके सॉरी, दिस इज नॉट हियर, ये इसका स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है, ये यहाँ पे सब्जेक्ट टू टेस्ट ऑफ रीजनेबिलिटी, मतलब टेस्ट ऑफ रीजनेबिलिटी बाय कोर्ट्स क्या है कि इसको आपका सैक्रोसेंट नहीं है। मैंने आपको एक वर्ड बताया था कि आर्टिकल 19 इज नॉट सैक्रोसेंट, ठीक है, सैक्रोसेंट मतलब जो बोल दिया सो बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर टाइम पे लगता है कि नहीं हमें इसको रिव्यू करना, इसकी चेकिंग करना इंपॉर्टेंट है कि ये क्या बता रहे हैं, इस आर्टिकल में क्या दिया है या लोग इस आर्टिकल के बारे में क्या बोल रहे हैं, उसकी रिव्यू करना जरूरी है, तो रिव्यू होता है। तो इसलिए आपको बोला गया था कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो आपके सैक्रोसेंट नहीं है, और ये लास्ट लाइन में यही बोल रहा है कि सब्जेक्ट टू टेस्ट ऑफ रीजनेबिलिटी बाय कोर्ट्स। अगर कोर्ट को लगता है कि हमें टेस्ट करने की जरूरत है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में भी, तो हाँ टेस्ट होगा, तो यस इट इज ऑल्सो नॉट सैक्रोसेंट। इस लाइन का मतलब यही है कि इट इज ऑल्सो नॉट सैक्रोसेंट, ठीक है, पूरी तरीके से वैलिड नहीं है। अगर लगता है चेक करने की जरूरत है तो हम जरूर से इसका चेक करेंगे कि क्या इसमें बोली गई बातें सही लिखी हैं, क्या इसमें बोली गई बातें गलत लिखी गई हैं, और दूसरी चीज क्या ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया है तो क्या हम कुछ भी बोल सकते हैं? नहीं, इसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लग रखे हैं, और वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस क्या है, हम सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ नहीं जा सकते, हम नेशन की, हम अपने स्टेट के सिक्योरिटी के बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं बोल सकते, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट को हम खराब नहीं कर सकते कुछ भी इधर उधर का बोल के, ठीक है, ये हमारे राइट नहीं है, ये अधिकार नहीं मिला है कि हम कुछ भी बोल दें। एक रेस्ट्रिक्शंस सिटीजन्स ऑफ द इंडिया पर भी लगी हुई है कि उनको क्या क्या चीज़ें बोलनी है, क्या नहीं बोलना है। और मैंने यहाँ पे सिटीजन्स ऑफ इंडिया वर्ड क्यों आपका बोला है, क्योंकि अवेलेबल टू सिटीजन्स लिख रखा है। इस चीज़ पे आपने गौर किया कि यहाँ पे अवेलेबल टू सिटीजन्स लिख रखा है, तो ये भी चीज़ आप मार्क कर लेना कि यहाँ पे सिर्फ सिटीजन्स की बात हो रही है, नॉन सिटीजन्स की बात नहीं हो रही है, ओनली अगेंस्ट स्टेट की बात हो रही है, नॉट प्राइवेट इंडिविजुअल्स की बात नहीं हो रही है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस आपके 5 से 6 है, ये होना चाहिए, और इट इज ऑफ मतलब ऑब्वियसली नॉट सैक्रोसेंट, ठीक है, नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर। तो जब आप वो बनाओगे ना अपने नोट्स, तो कुछ मैं बता दूं, जैसे अगर आपको रिवाइज मोड पे बनाना है कि नहीं सब तो बुक में दिया है, इनमें से लिखने की क्या जरूरत है, ठीक है, तो मैं आपको एक चीज बता दे रही हूँ कि आपको इसको रिविजन तरीके से कैसे बनाना है कि हाँ ये आपके एग्जाम के टाइम पे बहुत ज्यादा हैम्पर ना करे और मात्र आधे पन्नों में बन जाए। कुछ आपने सुने होंगे टॉपर्स बोलते कि हमारा पूरा का पूरा पॉलिटी 20 से 30 पन्ने 50 पन्ने में था, ठीक है, तो इतना लंबा नोट्स नहीं बनाते। वो क्या करते हैं, जैसे आपका आर्टिकल 19(1)(8) है, तो 19(1)(a) लिख दो, ठीक है, इसके बारे में अगर आपको 3 से 4 चीज लिखनी है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पता है, तो वो हमने सैम को एसपी उठा के लेके चला गया, वो सैम एसपी लिख देंगे तो जब जब देखेंगे हमें याद रहेगा कि सैम को एसपी उठा के लेके चला गया, अच्छा ऐसे है, ठीक है। उसके लिखा है अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली, तो सिटीजन्स ओनली, इतना लंबा लाइन लिखने की जरूरत नहीं, लिख दो सिटीजन्स ओनली, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि
only citizens only against state. तो अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली, एक लाइन आप एक वर्ड इससे ये निकलता है, और ओनली अगेंस्ट स्टेट है, ठीक है, ओनली अगेंस्ट स्टेट, तो ओनली अगेंस्ट स्टेट, ओनली अगेंस्ट स्टेट ऐसे लिख लो एक वर्ड में, ठीक है। फिर नॉट फॉर प्राइवेट इंडिविजुअल्स, तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स लिखो और उसके आगे ऐसे ब्रैकेट में क्रॉस बना दो कि नहीं, इट इज नॉट फॉर द प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ठीक। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस आपके क्या हो सकते हैं, उनके ऐसे करके 3 से 4 सिर्फ पॉइंट्स बना लो। अच्छा, ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस दिए, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट बना लो, नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर, नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर। अब नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर का वो किसी भी फॉर्म में दे दे कि टेस्ट ऑफ रीजनेबिलिटी हो सकती है, नॉट सैक्रोसेंट इन नेचर है, तो हाँ एवरी पॉइंट वैलिड है, क्योंकि हर पॉइंट का लैंग्वेज जो है वो कहने की यही कोशिश कर रहा है कि टेस्ट ऑफ रीजनेबिलिटी बाय द कोर्ट्स कैन बी और कुड बी डन फॉर द दिस आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज 8, ठीक है। तो नोट डाउन दिस, एंड फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स वी हैव दिस नेक्स्ट स्लाइड, सो प्लीज वेट, यस प्लीज वेट फॉर अ सेकेंड कि हमारे इंग्लिश वाले बच्चे नोट डाउन कर लें। आई एम गिविंग 10 to 15 सेकेंड्स, और लेट्स से सपोज 50 सेकेंड्स हम देते हैं, आप नोट डाउन कर लो, तो हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अगर इसके बाद भी समझने में कहीं कोई डाउट्स आ रहा है तो बताइएगा। इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको नहीं दे रही हूँ, उसके पीछे 2 रीजंस है। फर्स्ट थिंग कि हमें अभी सब्जेक्ट्स पीएचडी नहीं करनी है, दूसरी चीज़ दिस इन्फॉर्मेशन इज़ रेलिवेंट फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन, जिससे इतना पढ़ना है और इतना लंबा पढ़ना है, इतनी डेप्थ इन्फो लेनी है और इतना लंबे तरीके से चीज़ों को कवर करना है कि हाँ हमारा पेपर क्लियर हो जाए। तो अभी इतना इन्फॉर्मेशन ही मैं दे रही हूँ कि हाँ पेपर हमारा क्लियर हो जाना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस किसी को भी कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ कनेक्ट टू मी, और प्लीज़ कमेंट ऑन द लेक्चर्स ऑल्सो, so that we could proceed with the solutions also, okay. हिंदी मीडियम केस नोट डाउन। अनुच्छेद 19 बोलने की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 19 निम्नलिखित 6 अधिकारों की गारंटी देता है। अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। भाषण, अंडरलाइन दोज इंपॉर्टेंट वर्ड्स, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार यह केवल राज्य के विरुद्ध नागरिकों के लिए उपलब्ध है, ना कि निजी व्यक्तियों के लिए जो स्वभाव से योग्य हैं, ठीक है। उचित प्रतिबंध 19 क्लॉज 2 भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, मानहानि, किसी अपराध के लिए उकसाना, ठीक है, अदालतों द्वारा तर्क संगतता, न्यायालयों द्वारा तर्क संगतता के परीक्षण के अधीन है। नहीं, ये लाइन नहीं जाएगी, ये लाइन यहाँ लिखी है, न्यायालयों द्वारा तर्क संगतता के परीक्षण के अधीन, ठीक है। समझा मैंने ऑलरेडी दिया है, नोट डाउन कर लीजिए। ये जो मैंने लाइन काटी है इस लाइन को मत लिखिए, ये रिपीटेड लाइन है इसी में, ठीक है, तो डोंट राइट दिस लाइन, बाकी लिख लो। जो मार्क किया है, मार्क माई वर्ड, दोज आर द इम्पोर्टेंट वर्ड्स
जिस पे यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सो प्लीज मार्क दीज वर्ड्स आल्सो फॉर योरसेल्फ ओनली, नॉट फॉर मी. फ्रीडम ऑफ स्पीच कंटेन्स द फॉलोइंग राइट्स. स्पीच के अंदर कुछ राइट्स की बात हो रही है, ठीक है. किस राइट्स की बात हो रही है, कौन कौन से राइट्स आपको अवेलेबल है, अधिकार मिल रखे हैं, उनमें कुछ राइट्स की बात है. जैसे कि राइट ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ द प्रेस, ठीक है. फ्रीडम टू प्रोपोगेट वंस व्यूज एज वेल एज द व्यूज ऑफ अदर्स, ठीक है. प्रोपोगेट करना, फैलाना, बताना, अपने विचारों के साथ साथ दूसरों के विचारों का प्रचार करने का अधिकार मिला हुआ है. पत्रकारिता की स्वतंत्रता आपको मिली है, प्रेस की स्वतंत्रता आपको मिली हुई है. व्यवसायिक विज्ञापनों की स्वतंत्रता आपको मिली हुई है. ऑक्यूपेशनल कमर्शियल एडवर्टीजमेंट्स की, फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टीजमेंट्स, ये कुछ कुछ लिख लो, क्योंकि क्या होता है ना, आपने वो सुना होगा जैसे फ्रीडम ऑफ साइलेंस लिखा हुआ है, दिख रहा है, फ्रीडम ऑफ साइलेंस, ठीक है. या तो एक आपको बहुत 2-3 बार से आपने देखा होगा, पीवाईक्यूज अगर देखा होगा तो राइट टू प्राइवेसी इंपॉर्टेंट है, तो पूछ लेता है राइट टू प्राइवेसी इज इन विच आर्टिकल, और 4 आपको ऑप्शंस दे देता है, उसमें से चूज करना होता है. तो ये ना कभी कभी कुछ ऐसे राइट्स है, कुछ फ्रीडम्स है जो आपको दे देगा कि फ्रीडम ऑफ साइलेंस इज इन विच आर्टिकल, आर्टिकल 19, 20, 21, 22 ऐसे करके दे देगा, तो यू विल बी कंफ्यूज. तो प्लीज नोट डाउन दीज आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट है, ठीक है. याद रटने की जरूरत नहीं है, बट ऐसा है कि हाँ 2-3 बार देखोगे तो दिमाग में रहेगा, अच्छा ये इसी में है, ये इसी में. तो फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टीजमेंट्स लिखते रहो. फ्रीडम ऑफ द प्रेस, फ्रीडम टू प्रोपोगेट वंस व्यूज एज वेल एज द व्यूज ऑफ अदर्स, प्रचार करो लोगों के व्यूज को और अपने व्यूज को भी. राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन. टैपिंग का मतलब क्या होता है, राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, सुनना, किसी और की बातों को बिना उसके परमिशन के सुनना. टेलीफोन पर बातचीत की टैपिंग के खिलाफ अधिकार. आपके पास परमिशन नहीं है कि यू कुड लिसन द टॉक्स और द प्राइवेसी प्राइवेट इंफॉर्मेशन ऑफ अदर 2 पीपल्स अनलेस एंड अंटिल यू गॉट द परमिशन फ्रॉम दोज 2 पीपल्स, ठीक है. तो टैपिंग के अगेंस्ट आपको अधिकार नहीं मिला है, ठीक है. मतलब राइट अगेंस्ट टैपिंग है, राइट अगेंस्ट टैपिंग है. और अगर कल को ये पूछना है कि राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कम्स अंडर विच आर्टिकल, सो यू शुड नो वेरी वेल दैट इट इज अंडर आर्टिकल 19, एंड इफ वेरी स्पेसिफिकली आस्क यू इन विच आर्टिकल, सो यू शुड नो दैट इट इज अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज 8, ठीक है. तो अगर बहुत स्पेसिफिकली पूछ लिया तो भी आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज अगर ऊपर ऊपर ही पूछा 19, 20, 21, 22 किसके अंदर है, तो हाँ 19 के अंदर है, we know this. एंड ये तो आपका +2 मार्क्स है, +2 बूस्टअप करेगा आपके मार्क्स को. तो लिख लो राइट टू टेलीकास्ट, दैट इज द गवर्नमेंट हैज नो मोनोपोली ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है. ये नेक्स्ट, ये जो राइट अगेंस्ट बंद कॉल्ड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन ना, ये अलग पॉइंट है, ठीक है, अलग पॉइंट है, इसको लिख लेना. उसका राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज, ऑब्वियसली हमें जानना जरूरी है गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है ना. कितनी बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट पब्लिक व्यूज मांगती है, ठीक है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली पब्लिक व्यूज मांगती है. राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज, फ्रीडम ऑफ साइलेंस, राइट टू एक्सेस द इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी राइट होनी चाहिए, एंड दैट टू बी इन आर्टिकल 19(1)(a). राइट टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग, वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब पूछा नहीं गया कि नेशनल फ्लैग का राइट है कि नहीं, लेकिन अगर कल को ये एग्जाम में आ गया ना तो एकदम दिमाग हिल सकता है, अरे 19 में है कि 20 में है, 20 तो चलो नहीं आएगा, 21 में दिमाग हिल सकता है, 19 में हो सकता है, राइट टू 14 में हो सकता है. बहुत ऐसे छोटे छोटे माइनर से आपको डिफरेंसेस किसी किसी आर्टिकल्स में दिखेगा कि अगर आपने इनको पढ़ के नहीं किया होगा तो फर्स्ट टाइम के लिए बच्चा वाज सीरियसली कंफ्यूज्ड कि मतलब किस में है. और मतलब ये भी नहीं है कि 75-25% भी आ जाए, जो आप ABCD में लगाते हो ना कि A या B में से होगा, CD इज नॉट द आंसर. तो कई बार यूपीएससी ऐसे करते हैं कि चारों आपको आंसर लगते हैं,
तो बहुत अच्छे से आपको देखना है कि किसमें किस चीज़ की बात की गई है। राइट टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग, राइट टू एक्सप्रेस जेंडर आइडेंटिटी, राइट टू आंसर द क्रिटिसिज्म्स, राइट टू आंसर द क्रिटिसिज्म्स। लिख लीजिए। इंग्लिश वाले नोट डाउन करेंगे, इसके बाद मैं हिंदी वालों की स्लाइड शो करती हूँ। बाकी एग्जाम्स जल्दी आ रहे हैं, है ना। जल्दी क्या आ रहे हैं, मतलब टाइम हमारे पास बहुत कम है, एग्ज़ाम बस आ ही गए हैं। तो रिवाइज योर सिलेबस, रिवाइज योर टॉपिक्स वेरी वेल। ठीक है, मैं हिंदी वालों का, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित अधिकार शामिल है। मौन की स्वतंत्रता, राइट टू साइलेंस, फ्रीडम ऑफ साइलेंस, इंटरनेट तक पहुंच का अधिकार, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार, लिंग पहचान व्यक्त करने का अधिकार, आलोचना का उत्तर देने का अधिकार, प्रशासन का अधिकार यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सरकार का एक अधिकार नहीं है, एकाधिकार नहीं है, किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा बुलाए गए बंद के खिलाफ अधिकार, सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार, व्यवसायिक विज्ञापनों की स्वतंत्रता, टेलीफोन पर बातचीत की टैपिंग के खिलाफ अधिकार, पत्रकारिता की स्वतंत्रता, अपने विचारों के साथ साथ दूसरों के विचारों का प्रचार करने का अधिकार। ठीक है, लिख लो। अभी लग रहा होगा बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा। जब सारे आर्टिकल्स कवर हो जाएंगे ना तो आपको नहीं समझ में आएगा, देन यू विल बी इन डिलेमा कि मतलब कौन सा आर्टिकल इसके लिए सही है, कौन सा नहीं है। बहुत बार पढ़ने के बाद भी बच्चों को डिलेमा आती है, प्रॉब्लम्स होती हैं। फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 12 to 35 तक की बात करेंगे हम। आफ्टर कंप्लीटिंग 35 कुछ एमसीक्यूज करने को दूंगी, डेट वुड बी, आप असाइनमेंट समझो, उसको करके लेकर आना। ठीक है, सबमिटेड टू योर रेस्पेक्टिव मेंटर्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल सॉल्व सम PYQs एंड मेंस क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट्स। ओके, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज बी, राइट टू असेंबल। असेंबल कैसे होना है? राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। अगर कल को एग्जाम में लिख के आ गया, जो मैं मार्क कर रही हूँ इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा अपने नोट्स में। राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, कल को लिख के आ गया राइट टू असेंबल पीसफुली विद आर्म्स, या तो राइट टू असेंबल विद आर्म्स, ऐसे लिख के आ गया और दे दिया फॉलोइंग ऑफ द विच आर्टिकल इन इस आर्टिकल को कंसिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि झटके झटके में लिखा, अरे आर्टिकल 19 लिखा है एंड राइट टू असेंबल लिखा है, हमने आर्टिकल 19 कर दिया, बट द डी ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव एंड द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ द अबव। तो ये भी गलतियां बहुत बार होती है कि हमें माइनर वर्ड्स को देखना पड़ता है। यहाँ पे विदाउट लिखा हुआ है एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज बी, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। ठीक है, राइट टू, इसका हिंदी वर्जन क्या है? अच्छा, हिंदी नीचे है, बिना हथियार, बिना हथियार के शांतिपूर्वक इकट्ठा होने का अधिकार,
बिना हथियार के शांतिपूर्वक इकट्ठा होने का अधिकार। राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली, नाउ दिस इज द इम्पोर्टेंट, ओनली ऑन पब्लिक लैंड, ओनली ऑन पब्लिक लैंड, केवल सार्वजनिक भूमि पर ही प्रयोग किया जा सकता है, केवल सार्वजनिक भूमि पर ही, केवल सार्वजनिक भूमि पर ही प्रयोग किया जा सकता है। वेरी बेसिक क्वेश्चन आई एम आस्किंग यू, ठीक है, इसको लिख आओ, कर लो खुद से। इफ इन केस नहीं समझ में आ रहा है देन आस्क मी, ठीक है, बट डू इट योरसेल्फ। एंड द क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक लैंड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक लैंड, इसको मुझे बताना, आपको क्या समझ में आता है, क्या डिफरेंसेस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड द पब्लिक लैंड, ठीक है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी यहाँ पर हैं और ये रेस्ट्रिक्शंस थोड़े से अलग हो सकते हैं। सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया की बात करता है पहला, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, एंड पब्लिक ऑर्डर दूसरा, ठीक है। इंक्लूडिंग मेंटेनेंस, हमने ऐसा कुछ शब्द वहां नहीं पढ़ा था, मेंटेनेंस ऑफ ट्रैफिक इन एन एरिया, और ट्रैफिक इन एरिया की कब बात हुई है, आर्टिकल 19 क्लॉज 3 में। उचित प्रतिबंध क्या लगा रखे हैं, भारत की संप्रभुता और अखंडता और किसी क्षेत्र में यातायात के रखरखाव सहित सार्वजनिक व्यवस्था, जो कि सार्वजनिक व्यवस्था मेंटेनेंस ऑफ ट्रैफिक इन एन एरिया किसमें बात हुई है, आर्टिकल 19 क्लॉज 3 में, ठीक है। और इसमें याद रखना 2 सेक्शन की बात हुई है, धारा 144, धारा 144 ऑफ सीआरपीसी, धारा 144 ऑफ आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, और सीआरपीसी की बात हुई है। तो 144 तो ठीक है, लेकिन इसमें आईपीसी दैट इज इंडियन पिनल कोड और सीआरपीसी की बात हुई है, ठीक है। एक सेकंड, आईपीसी में क्या बात हुई, इफ इम्पोज्ड मेक्स असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन्स अनलॉफुल, नहीं, ये धारा 144 नहीं है, 141 में इस चीज की बात हुई है। आईपीसी का धारा 141 में इस चीज की बात की गई है, धारा 141 में, और ये 144, ठीक है। तो सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी में बात की गई है कि मैजिस्ट्रेट कैन रिस्ट्रेन असेंबली, मैजिस्ट्रेट कैन रिस्ट्रेन असेंबली, मजिस्ट्रेट सभा पर रोक लगा सकता है, रिस्ट्रेन रोक लगा सकता है, इंपॉर्टेंट, मजिस्ट्रेट सभा पर रोक लगा सकता है, ठीक है। दूसरा दिया है, यदि लगाया जाता है, यदि मजिस्ट्रेट रोक लगाता है तो 5 या अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा गैर कानूनी हो जाता है। दोनों एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं, मजिस्ट्रेट रोक लगा सकता है सभा पर, और अगर ऐसा मजिस्ट्रेट कर दिया तो 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा गैर कानूनी हो जाता है, ठीक है। तो राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स में ये एक आपका एक्सेप्शन है, दिस इज एन एक्सेप्शन केस, ठीक है, ये एक एक्सेप्शन केस है। तो आप एक्सेप्शन केस करके लिख सकते हो, एक्सेप्शन वर्ड लगा के आप इन दोनों को पॉइंट को लिख सकते हो। सेम गोज विद इंग्लिश ऑल्सो, सो नोट डाउन दिस फास्ट। चलो तब तक एक क्वेश्चन का आंसर दो, फ्रीडम ऑफ साइलेंस हम कौन से आर्टिकल में हमें मिलता है, फ्रीडम ऑफ साइलेंस की बात कौन से आर्टिकल में की गई है, बताइए, लिखते लिखते बताइए, फ्रीडम ऑफ साइलेंस की बात कौन से आर्टिकल में की गई है, अंडर विच आर्टिकल वी टॉक्ड अबाउट फ्रीडम ऑफ साइलेंस या राइट टू साइलेंस, फ्रीडम ऑफ साइलेंस, अंडर विच आर्टिकल,
नेक्स्ट that is 19 clause 1 clause 3. Okay, 19 clause 1 clause 3, right to form associations. right to form associations, संघ बनाने का अधिकार. associations, right to form associations, संघ बनाने का अधिकार. इसमें क्या है कि all citizens have the right to form associations or unions or cooperative societies. हर सिटीजन को, वर्ड पे ध्यान देना, मैं मार्क भी कर रही हूँ. पहला वर्ड मार्क करने वाला ऑल, दूसरा वर्ड सिटीजन. ऑल सिटीजन्स, सिटीजन्स बोला है, नॉन सिटीजन्स नहीं, तो हमारा इससे क्लियर हो जाता है. सारे सिटीजन्स को अधिकार है किसका? राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस. एसोसिएशन भी बना सकते हो, यूनियन भी बना सकते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी बना सकते हो. इंक्लूडेड ये राइट जो मिला है, ये इसको जो इंक्लूड किया गया है वो 97th कोऑपरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 से किया गया है. ये पूरा स्टेटमेंट नहीं, ये पूरे स्टेटमेंट नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज. The word cooperative society added by the 97th Constitutional Amendment Act of 2011. The word cooperative society was added by the 97th Constitutional Amendment Act of 2011. क्या cooperative societies की DPSP में बात की गई है? Directive Principles of State Policy talked about cooperative societies or not? ये आपको बताना है, yes or no. ठीक है, बाकी तो आगे जब आएगा तो we will discuss it. ठीक, तो राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, राइट मिला है, अधिकार है टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज प्लस कंपनीज प्लस पार्टनरशिप फर्म्स प्लस सोसाइटीज प्लस क्लब्स प्लस ऑर्गेनाइजेशंस प्लस ट्रेड यूनियंस और एनी बॉडी ऑफ पर्संस. हमें ये बनाने का अधिकार है. प्लस प्लस की जगह कॉमा भी लगा लो, बात सेम है. ठीक है, कुछ कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए इसमें. बस राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, also the companies, also the partnership firms, also the societies, also the clubs, also the organizations, also the trade unions or any body of persons. हमें अधिकार मिला है बनाने का. Same way goes with हिंदी. सभी नागरिकों को संघ या यूनियन या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार है. 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के माध्यम से शामिल है. ये शामिल है, सहकारी समितियां शामिल है. ठीक है, उसके बाद राजनीतिक दल, कंपनियां, साझेदारी फर्म, सोसाइटी, क्लब, संगठन, ट्रेड यूनियन या व्यक्तियों का कोई निकाय बनाने का अधिकार भी मिला हुआ है. कोई निकाय बनाने का अधिकार भी मिला हुआ है. एसोसिएशन को जारी रखने का अधिकार शामिल करें. एसोसिएशन को जारी रखने का अधिकार शामिल है. इंक्लूड द राइट टू कंटिन्यू विद द एसोसिएशन. Include the right to continue with the association. Include the, ये include किया है already. Include the right to continue, ये बोल नहीं रहे, रुको एक सेकंड. Includes कर लो. Includes the right to continue with the association. जारी है. Association को जारी रखने का अधिकार शामिल है. शामिल है. एसोसिएशन को जारी रखने का अधिकार शामिल है. शामिल है तो वो हो जाएगा. एसोसिएशन को जारी रखने का अधिकार शामिल है. ठीक है, नोट डाउन. इंक्लूड्स नेगेटिव राइट्स ऑफ नॉट टू फॉर्म और ज्वाइन एन एसोसिएशन और यूनियन. किसी एसोसिएशन या यूनियन को बनाने या उसमें शामिल ना होने का नकारात्मक अधिकार शामिल है. किसी एसोसिएशन या यूनियन को बनाने या उसमें शामिल ना होने का नकारात्मक अधिकार भी शामिल है. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये नेगेटिव राइट्स को भी इंक्लूड करता है कि नॉट टू फॉर्म और ज्वाइन एन एसोसिएशन. मतलब सिर्फ पॉजिटिव नहीं दिखा रहा है कि हाँ आपको एसोसिएशन फॉर्म करने का अधिकार है. नॉट टू फॉर्म एन एसोसिएशन, नेगेटिव भी आपका इसमें एक अधिकार है. नकारात्मक अधिकार भी दिया है कि आप कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई एसोसिएशन फॉर्म मत करो, कोई एसोसिएशन ज्वाइन मत करो, इसका भी अधिकार है. ओनली नॉट गोज विद द पॉजिटिव. जैसे यहाँ पे दिया है, इंक्लूड्स द नेगेटिव राइट्स ऑफ नॉट टू फॉर्म और ज्वाइन एन एसोसिएशन और यूनियन. तो नेगेटिव भी है, पॉजिटिव की तो हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं. रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, इस पे देखो क्या दिया है. सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी.
तो आप देख रहे हो हर जगह आपके रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन चेंज है और 1122 वर्ड प्ले का गेम है। कहीं पे सोवर्निटी की बात कर रहा है, कहीं पे इंटीग्रिटी की बात कर रहा है, कहीं पे पब्लिक ऑर्डर की बात कर रहा है। हर जगह आपके रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस अभी आपने तीनों देखे, सी तक पहुंच गए, ए बी के भी चेंज है। देखो दोबारा से दिखा देती हूँ। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, सिक्योरिटी की अभी बात नहीं हुई। फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट, इसकी बात नहीं हुई। वो पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी, डिसेंसी की बात नहीं हुई, मोरालिटी की बात हुई। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की नहीं हुई, डिफॉर्मेशन की नहीं हुई, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस की नहीं हुई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आओ, ये देखो 19 क्लॉज बी में देखो, यहाँ पे सोवर्निटी इंटीग्रिटी की बात हुई, पब्लिक ऑर्डर की बात हुई, मेंटेनेंस ऑफ ट्रैफिक इन इंडिया की बात हुई। इसकी ना उसमें बात हुई, ना आगे आने वाले की बात हुई। देख रहे हो, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, सोवर्निटी इंटीग्रिटी और पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी। तो धीरे धीरे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस चेंज हो रही है। तो ये जो मार्क है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक्सेप्शंस क्या है? राइट टू ऑब्टेन रिकॉग्निशन ऑफ द एसोसिएशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। राइट टू ऑब्टेन अ रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन मिल जाए एक एसोसिएशन को, ऐसा हमारा कोई भी अधिकार नहीं है। संघ की मान्यता प्राप्त करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। उचित प्रतिबंध तो मैंने बता दिया। उपवाद एक्सेप्शन में याद रखना कि राइट, संघ की मान्यता प्राप्त करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है। ये चीज आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट लाइन है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था हड़ताल करने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है, औद्योगिक कानूनों द्वारा नियंत्रित है, मौलिक अधिकार नहीं है हड़ताल करने का। राइट टू स्ट्राइक, राइट टू स्ट्राइक इज अ फंडामेंटल राइट। राइट टू स्ट्राइक इज अ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट है कि नहीं? नो, नो, मौलिक अधिकार नहीं है। ये लिखा है ना, राइट टू स्ट्राइक इज अ स्टैट्यूटरी राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक छोटे छोटे पॉइंट्स है ना जिससे पूरा का पूरा एक क्वेश्चन बन सकता है। राइट टू स्ट्राइक इज अ स्टैट्यूटरी राइट कंट्रोल्ड बाय इंडस्ट्रियल लॉज, नॉट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड नॉट, दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट, नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो नोट डाउन दिस। इंग्लिश वाले कर लो, हिंदी वालों को फिर दिखाती हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, हिंदी ऑल्सो, और जो मार्क किया उसको मार्क कर लेना। टू नो व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स एंड व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर द मेंस, बिकॉज इन द मेंस यू हैव टू राइट द होल कंटेंट। बट क्या होता है कि प्रीलिम्स में अगर आपको कंटेंट याद है तो ही आप मेंस के टाइम पे लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि प्रीलिम्स में तो आप उसको बाइफरकेट करके छोटा छोटा पढ़े, छोटा छोटा पढ़े, उसी को सेंटेंस फ्रेम करना है। दैट्स इट, दैट इज द ओनली डिफरेंस। हाँ, कुछ पॉइंट्स इम्पैक्ट्स या समथिंग समथिंग आपका एक्स्ट्रा आ जाता है, बट वो मेजर रोल प्ले करता है, नॉट दैट मच। क्योंकि अगर आपको आर्टिकल्स याद है, किसी के आगे आप आर्टिकल्स लिख दे रहे हो, किसी के आगे आप कोटेशंस डाल दे रहे हो, किसी के आगे आप उसके कुछ लॉज डाल दे रहे हो, कुछ एक्ट्स डाल दे रहे हो, कुछ केसेस डाल दे रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा वेटेज दे देता है उस क्वेश्चन के आंसर को, ठीक है। तो कोशिश करो ये जो आप बाय हार्ट कर रहे हो ना, ये एक एक सिंगल सिंगल इन्फोस, ये इन्फॉर्मेशंस आपके मेंस में भी याद रहे, मेंस तक याद रहे। तभी मैंने आपको वो रूल बताया था 1357 का, वो रूल याद रखो, इम्पॉर्टेंट है। और बहुत बार ऐसा होता है कि उस रूल्स के भी वजह से आपके क्वेश्चंस
इजी पढ़ते हैं, टैकल आप कर पाते हो अगर आपने प्रीलिम्स में हार्डकोर तैयारी की है, चीजों को रटने की, समझने की, याद करने की। आर्टिकल 19(1) क्लॉज डी, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट, मैंने बताया था टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार दिया गया है, लेकिन भारत के पूरे क्षेत्र में, भारत के बाहर क्षेत्र की बात नहीं हुई है, भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र तरीके से घूमने का अधिकार है। भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र तरीके से घूमने का अधिकार है, फ्रीडम मिला है, स्वतंत्रता है, ठीक है। राइट टू मूव फ्रीली इंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट मूवमेंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट? हिंदी में तो समझ में आ रही होगा। अंतरराज्यीय, अंतरराज्य, अंतरराज्यीय और अंतरराज्यीय आंदोलन। इंटर स्टेट मूवमेंट में क्या डिफरेंस है? इंटर स्टेट में ये है कि इंट्रा मतलब विद इन द स्टेट, इंटर मतलब बिटवीन द टू स्टेट्स, इंटर मतलब विद इन द स्टेट्स, इंटर मतलब विद इन द टू स्टेट्स। तो इसकी आपको परमिशन है, फ्रीली मूव कर सकते हो। कभी सुना है कि मुझे उत्तर प्रदेश से बिहार जाना है तो मुझे पासपोर्ट लगेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा? हम तो कितने तो आपने लोकलाइट सुने होंगे कि हमको यहाँ से यहाँ जाना है, रात में ट्रेन में बैठते हैं, सुबह पहुंच जाते हैं। क्या उनसे कभी उनका पासपोर्ट मांगा गया है, उनसे चेक इन चेकआउट करवाया गया है? क्या उनके कुछ इंटरनेशनल लॉज लगे हुए हैं? क्या उनको 2-3 घंटे पहले, हाँ एयरपोर्ट में बट ऑब्वियस आना पड़ता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एवरीथिंग ऑल, बट ऐसा कभी सुना है कि नहीं बहुत तगड़ा आपके साथ पूरा चेकिंग वगैरह होगा, सब कुछ होगा? नहीं। कितने लोकलाइट्स होते हैं, लोकल ट्रेन में बैठते हैं, सुबह पहुंच जाते हैं। तो ये इंट्रा और इंटर मूवमेंट आपको फ्रीली है, फ्रीली आप मूव कर सकते हो, ठीक है। ये पहला स्टेटमेंट बोल रहे हैं। दूसरा यहाँ पे भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की बात हुई है, वो इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक से रिलेटेड है, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक से रिलेटेड है, एंड द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एंड द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब। कहने का मतलब ये है कि आपको फ्रीली मूवमेंट है, मना नहीं कर रहे हैं, पर आप किसी और के इंटरेस्ट के साथ मत खेलो। मतलब कहीं आपको फ्रीली मूवमेंट, इट डजंट मीन कि आप ट्राइबल एरियाज में घुस के उन्हीं के साथ कुछ गलत कर रहे हो। गलत मतलब कि उनके यहाँ पे जाके उन्हीं के अधिकार के साथ आप भेदभाव कर रहे हो, या उनको उनके अधिकार नहीं मिल रहे हैं, वो अलग से रहना चाहते हैं, ठीक है। वो आपने देखा होगा ट्राइबल पीपल जनरली हमारे साथ नहीं रहना पसंद करते हैं, या वो थोड़ा सा अलग रहते हैं सोसाइटी से भी, उनकी खुद की सोसाइटी होती है। तो हमें हर जगह पे घुसने की परमिशन नहीं है, हर जगह पे जाने की परमिशन नहीं दी गई है। वो कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है, कुछ पॉजिटिव टाइप के आपके रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, उसको हमें नेगेटिव मान के ये नहीं मानना है कि हाँ इस पर भी तो हमारे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है। तो काय बात की हमें लिखा है कि भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से है, स्वतंत्र रूप से हमें घूमने का अधिकार तो नहीं है, हम ट्राइबल एरियाज में नहीं जा सकते, बट माइंड इट, दीज आर द पॉजिटिव रिस्ट्रिक्शंस, नॉट द नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस। हमें उनका भी तो राइट्स की प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी ना, तो इसलिए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए। इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक में भी लगाए, अगर कुछ जनरल पब्लिक के हित में कोई चीज हो रही है तो आप वहां पे मूवमेंट नहीं कर सकते हो फॉर अ टाइम में, ठीक है। उचित प्रतिबंध, सामान्य जनता के हित एवं किसी अनुसूचित जनजाति के हितों की सुरक्षा के लिए। अनुच्छेद 19 क्लॉज 5 इसकी बात करता है, ठीक। उसके बाद बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट सर्टेन एरियाज कैन बी बैंड फॉर सर्टेन काइंड्स ऑफ पर्संस लाइक प्रोस्टिट्यूट्स एंड हैबिचुअल ऑफेंडर्स। तो कुछ कुछ जगह को ना बैन कर रखा है, मतलब यू कांट मूव देयर, यू कांट गो देयर, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि वैश्याओं और आदतन अपराधियों जैसे कुछ प्रकार के व्यक्तियों के लिए कुछ क्षेत्रों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, बट ऑब्वियस सी बात है लगाया जा सकता है। ये तो मतलब पता चल रहा है ना कि अगर कुछ हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, कुछ आदतन अपराधियां हैं, या कुछ वैश्याएं हैं, कुछ प्रोस्टिट्यूट्स हैं, तो आप उस एरिया में नहीं जा सकते हो। क्या एवरीवन इज अलाउड टू गो इन एनी एरियाज? नो। In also you can take the example of defense areas. You were not allowed in each and every area. Yes, you know this. I think you know this. So same goes with the prostitutes and habitual offenders also. Same goes with the scheduled areas also. Scheduled tribes also. They have also their certain rights. Okay. So please note down this. Important. Reasonable restrictions को तो आप अच्छे से मार्क करके इसको याद कर लेना. Reasonable restrictions. Note down.
Hopefully you have done with this. Take the screenshot also, if not completed. Giving you 5 seconds. Okay. आर्टिकल 19(1) क्लॉज ई, आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा, बाद में लिख लीजिएगा, ठीक है। इफ इन केस अगर आप लिख नहीं पा रहे हो साथ में, अदरवाइज आई विल रिकमेंड कि आप दोबारा लेक्चर्स देख लीजिएगा। राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसमें भी क्या बोलने की कोशिश किया है कि विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब ये भारत के, आउटसाइड इंडिया नहीं बात कर रहा, भारत के किसी भी हिस्सों में निवास करने और बसने का अधिकार, निवास करने और बसने का अधिकार, तो विद इन इंडिया बात कर रहे हैं। इसने भी कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लग रखे हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब, सेम वेज जैसा आपने अभी पढ़ा, ठीक है। डी में आपने क्या बात करा, सैम मतलब SAAM, अगर मैं ऐसे याद करूँ तो हमने M मतलब मूव, तो मूवमेंट फ्रीली, हमने ऐसी कुछ बात की थी ना कि टू मूव फ्रीली विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो देखा कितने जल्दी याद हो जा रहा है, मतलब मुझे स्लाइड्स पलटने की जरूरत नहीं पड़ रही, अब मुझे बस सैम SP याद रखना है, सैम SP, तो इससे मुझे याद रहेगा, ठीक है। तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस क्या लगी है, सेम लगी है कि इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक और शेड्यूल्ड ट्राइब को छोड़ के आप कहीं भी जगह पे मूव कर सकते हो, किसी के लिए अगेंस्ट में नहीं कर सकते हो, ठीक है। उचित प्रतिबंध सामान्य जनता के हित में होनी चाहिए, अहित में नहीं, एवं किसी अनुसूचित जनजाति के हितों की सुरक्षा, अनुच्छेद 19 क्लॉज 5, ठीक। सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट certain areas can be banned for certain kind of persons like prostitutes and habitual offenders, same वैश्याओं और आदतन अपराधियों के लिए, ठीक है। तो इसमें कुछ नोट डाउन करने जैसा है नहीं, तो वो चेंज करना आपको, टॉपिक ऊपर हेडिंग एंड देन राइट दिस, सेम थिंग, चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो, सेम एज रिटन इन आर्टिकल 19(1) क्लॉज D, ठीक है। तो मूविंग फॉरवर्ड, अब बात करते हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज F की, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और यूनियन बिजनेस, एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। स्टेट कैन प्रिस्क्राइब टेक्निकल क्वालिफिकेशंस, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, स्टेट कैन प्रिस्क्राइब टेक्निकल क्वालिफिकेशंस, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस आपकी क्या क्या लगी है, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक सेफ्टी, हेल्थ, मोरालिटी एंड जनरल वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है, जनरल वेलफेयर ऑफ द पीपल। इस चीज का मतलब समझ में आता है कि ये फिर दूसरे सेंटेंस की बात हो रही है, तो इसको याद रखना कि स्टेट कैन प्रिस्क्राइब टेक्निकल क्वालिफिकेशन एक, उसके बाद रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जो लगी है वो आपकी ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक सेफ्टी, हेल्थ, मोरालिटी और जनरल वेलफेयर ऑफ द पीपल पे लगी है। राज्य तकनीकी योग्यता निर्धारित कर सकता है, टेक्निकल क्वालिफिकेशंस बता सकता है कि इस बेसिस पे आपको ये प्रोफेशंस दिया जाएगा, और इसमें जो सार्वजनिक सुरक्षा है, स्वास्थ्य है, नैतिकता है और लोगों के सामान्य कल्याण की आधार पर उचित प्रतिबंध है, ठीक है, उचित प्रतिबंध है। तो ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की बात कर रहे हैं। राइट डज नॉट मार्क इट include the right to carry out a profession that is immoral। अधिकार में ऐसे पेशे को अपनाने का अधिकार शामिल नहीं है जो अनैतिक है। उदाहरण मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग।
प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, protection in respect for conviction for offenses. No ex post facto legislation imposes penalties retrospectively. कहने का मतलब क्या है, देखो, कोई पूर्व प्रभावी कानून नहीं पूर्व व्यापी रूप से दंड लगाता है। मतलब नो रेट्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब है जो पहले हो चुका हो उस पे आपको कोई भी दंड नहीं दिया जाएगा। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ अ लॉ in force at the time of the commission of the act, nor subject to a penalty greater than that prescribed by the law in force at the time of the commission of an offense. ठीक है, मैं कहने का मतलब बताती हूँ, देखो इसको सीधी भाषा में समझो तो ये बोला जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति को अधिनियम के समय लागू कानून के उल्लंघन के अलावा किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा और ना ही उस पर कानून द्वारा निर्धारित दंड से अधिक जुर्माना लगाया जाएगा। किसी अपराध के घटित होने के समय बल प्रयोग करना सीमा केवल आपराधिक कानून के संबंध में ही लगाई जाएगी। नागरिक कानूनों या कर कानूनों का निवारक हिरासत किसी व्यक्ति से सुरक्षा की मांग के मामले में इसका दावा नहीं किया जा सकता है। मत सोचो, मेरी बात सुनो, इसको भूल जाओ अभी के लिए। सपोज मैंने आज से 5 साल पहले कोई क्राइम कर दिया था, ठीक है, मैंने किसी का मर्डर कर दिया था फॉर इन केस, और जब मैंने उस टाइम पे फॉर एग्जांपल मैंने उसका मर्डर कर दिया, तो आज उस मर्डर को करने की अगर मुझे बोला जाता है कि अगर आज उस मर्डर को कोई इंसान करता है तो उसको क्या होगा, फांसी की सजा होगी। सपोज आज ये हमारा कानून कहता है, लेकिन 5 साल पहले जब मैंने मर्डर किया था तो उस समय हमारा कानून क्या कहता था कि जब उस समय किसी ने मर्डर किया है तो सपोज फॉर एन एग्जांपल उसको 10 लाख का जुर्माना होगा। तो इसमें कहने का यही कह रहा है कि अगर मैंने 5 साल पहले वो मर्डर किया हो तो उस समय जो कानून था कि 10 लाख रुपए जुर्माना होगा, वो 10 लाख रुपए ही मुझे देने होंगे, मुझे फांसी की सजा नहीं हो सकती। फांसी की सजा तो मेरे मर्डर करने के बाद लॉ बना है, जो मेरे टाइम पे लॉ बना है मेरे ऊपर तो वही लॉ होगा ना। तो क्या ये सेंटेंस यही कह रहे हैं, जो जिस समय लॉ बना था और जिस समय जिसने जो गलतियां की थी उस समय के अनुसार उसको वही सजा मिलेगी, ठीक है, उसको आज की बनी हुई लॉ की सजा नहीं मिलेगी। ये आपका पहला कह रहा है। दूसरा कह रहा है कोई दोहरा खतरा नहीं, तो मतलब किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। मैंने उस दिन क्राइम कर दिया था, मुझे उसका 10 लाख मैंने पे कर दिया, आज उसी के लिए फिर मुझे लोग गुस्से में आए तो लोग मुझे कह रहे हैं अरे उसने तो क्राइम किया था, उसको आप फांसी की सजा दे दो। नहीं, नॉट पॉसिबल। मैंने अपनी गलती की सजा ऑलरेडी भुगत चुकी है, अब मुझे दोबारा कोई सजा नहीं दे सकता है। हाँ, अगर सजा नहीं भुगती होती तो आप दे भी देते, बट मैंने ऑलरेडी सजा भुगत चुकी है अपनी, तो आप मुझे कोई भी दूसरी पनिशमेंट नहीं दे सकते। यही कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती, या सिविल मुकदमों या प्रशासनिक कार्यवाही पर लागू नहीं होता है, या सिविल मुकदमों या प्रशासनिक कार्यवाही पर लागू नहीं होता है। यानी प्रतिवादी आपराधिक अदालत में उसी अपराध के लिए सिविल अदालत में सजा के खिलाफ अपना बचाव नहीं कर सकता है। दिस इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द सिविल केसेस। नो डबल jeopardy, no person can be punished for the same offense twice, does not apply to civil lawsuits or administrative proceedings। इन दोनों पे अप्लाई नहीं होता है, ये बात याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। That is, defendant cannot defend himself against punishment in civil court for the same crime in criminal court. For the same crime in criminal court. No self-incrimination. No person shall be compelled. आपके ऊपर दबाव नहीं डाला जा सकता है to witness against himself. आपके ऊपर दबाव डाल के ये नहीं बोला जा सकता कि अपने खिलाफ बोलो। जैसे लोग होते हैं ना, ब्राइब देने की कोशिश करते हैं कि मैं तुम्हें 10 लाख दे दूंगा, तुम्हारी फैमिली को बचा दूंगा, तुम्हारा ये कर दूंगा, तुम्हारा वो कर दूंगा, बस तुम बोल दो कि हाँ तुमने ये गलती की है, तुमने ये गलती की है ना। होता है ना, बचपन में भाई बहन करते थे ना कि हाँ बोल दे तुमने ये प्लेट तोड़ी है, मैं इसके बदले तुझे चॉकलेट दे दूंगा। समझ में आ रहा है? वो एग्जाम्पल को इस एग्जाम्पल में रिलेट करो कि ये एग्जाम्पल यही कह रहा है कि आप खुद को दोषी किसी के दबाव में आके नहीं बोल सकते हो। एप्लीकेबल ओनली टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, दिस इज इंपॉर्टेंट, एप्लीकेबल ओनली टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स एंड नॉट सिविल प्रोसीडिंग्स। या केवल आपराधिक कार्यवाही पर लागू होता है, सिविल कार्यवाही पर नहीं।
यह सिर्फ आपराधिक कार्यवाही पर ही लागू होता है, सिविल कार्यवाही पर नहीं। यह सिर्फ आपराधिक कार्यवाही पर ही लागू होता है, सिविल कार्यवाही पर नहीं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 20 में कुछ भी ऐसा छूटा नहीं है। इफ इन केस किसी को डाउट आए तो मैं बता देती हूँ पहले, क्योंकि बच्चों के डाउट्स रहते हैं कि मैम ने बस इतना सा पढ़ा के हटा दिया। ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम 1 से 2 क्लास ऐसी करेंगे जिसमें हम फुल टू आपका मेंस और प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव सिर्फ क्वेश्चंस, डिस्कशंस और उसके आंसर्स बताएंगे। तो आपको जो भी लग रहा है ना छूट गया है, तो उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन लिंक्ड अप होगी सब आपका कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो कंप्लेन करने या सोचने से पहले एक बार पूरी क्लासेस को आप देख लीजिए, समझ लीजिए, तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगी कि हाँ ये लिंक कैसे हो रहा है। ठीक है, अभी खाली मैं आपको पर्सपेक्टिव बता रही हूँ समझने का, पढ़ने का। हार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट बोला जाता है इसको, मौलिक अधिकारियों का हृदय बताया जाता है किसको? आर्टिकल 21 को, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by law. Procedure established by law. Procedure established by law. व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा। ठीक है, प्रक्रिया के अलावा नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए उपलब्ध है। अभी तक कुछ नहीं ऐसा हम पढ़ रहे थे, अभी जो पीछे 2 आर्टिकल पढ़े, सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स बोथ, एप्लीकेबल टू सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स बोथ, एप्लीकेबल टू सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स बोथ। सुरक्षा न केवल मनमानी कार्यकारी कार्रवाई के खिलाफ बल्कि मनमानी विधायी कार्रवाई के खिलाफ भी उपलब्ध होनी चाहिए। Protection should be available not only against arbitrary executive but also arbitrary legislative actions. मतलब this is applicable to both arbitrary executive and arbitrary legislative actions. This is applicable to both arbitrary executive and arbitrary legislative actions. This is applicable to both arbitrary executive and arbitrary legislative actions. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी, इसको आप बाद में लिखते रहिएगा। ठीक है, अदरवाइज हमारा टाइम बहुत ज्यादा जाएगा, हम कवर नहीं कर पाएंगे चीजों को। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या होता है? बोरोड कहां से? पहली बात तो जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा जा सकता है, तो रिमेंबर दिस। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, दूसरा होता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और वैलिडिटी ऑफ अ लॉ दैट हैज प्रिस्क्राइब्ड अ प्रोसीजर कैन नॉट बी क्वेश्चन्ड ऑन द ग्राउंड दैट द लॉ इज अनरीजनेबल, अनफेयर और अनजस्ट। किसी प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले कानून की वैधता पर इस आधार पर सवाल नहीं उठाया जा सकता कि वह कानून अनुचित, अनुचित या अन्य पूर्ण है, पूरा कंप्लीट नहीं है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में समझ में आया? क्या कहने का मतलब समझ में आया? कहने का मतलब यह है कि जो प्रोसीजर जो ऑलरेडी लॉ ने बना रखा है, ठीक है, उस पे आप क्वेश्चन नहीं उठा सकते हो। जो बना हुआ है एज इट इज चीजें फॉलो होंगी, कुछ भी हो, कोई भी केस हो A to Z, जो कानून पे लिखा हुआ है वही होगा। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ये कहता है, लेकिन अंतर क्या है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में? ड्यू प्रोसेस लॉ पहली बात तो अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, ओके, अ डॉक्ट्राइन दैट नॉट ओनली चेक्स इफ देयर इज अ लॉ टू डिप्राइव द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ अ पर्सन बट आल्सो इंश्योर्स दैट द लॉ इज मेड फेयर एंड जस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कहने का मतलब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में यही अंतर है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इस चीज की बात करता है कि लॉ से मतलब नहीं है, कानून जो भी न्याय कर रहा है वो फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए। ठीक है, वो बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि कानून निष्पक्ष और उचित बनाया गया हो, निष्पक्ष और उचित बनाया गया हो। ठीक है, लेकिन इसमें आपका
केस क्या है, इसमें ऐसा कोई भी केस नहीं है। इसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में यही अंतर है कि यहाँ पे आपकी फेयरनेस की बात करता है, हमें हमारा अधिकार मिलना चाहिए, समझ में आया, हमारी चीजें फुलफिल होनी चाहिए। लेकिन प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ को इनसे कोई नहीं मतलब है, कोई नहीं मतलब है। उनका ये है लॉ बना है तो उस लॉ पे काम होना चाहिए, लॉ बना है तो उस लॉ पे काम होना चाहिए, चाहे किसी की जान जाए, चाहे किसी को कुछ भी हो जाए, आई डोंट केयर, वी डोंट केयर। बट this is due process of law, this is American concept and this is also the positive one. Positive one ये लोगों की रक्षा की बात करता है, कानून बाद में है, पहले लोगों की रक्षा की बात कर रहा है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इसके बाद सब्सटेंसिव राइट्स दैट फ्लो फ्रॉम आर्टिकल 21। कुछ राइट्स हैं, इनमें मुझे कुछ भी समझाने लायक जैसा नहीं है, ये कुछ राइट्स आप नोट डाउन कर लो। राइट टू प्रिवेसी, राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ, राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज। सारे राइट्स को आप एटलीस्ट लिख लेना, ठीक है, क्योंकि मैंने हमने अभी कुछ राइट्स की बात की थी ना आर्टिकल 19 की स्पीच में, इसमें तो ये कुछ राइट्स आपके ना पूछ लेते हैं एग्जाम में, ठीक है, कि अंडर किसके आते हैं, तो ये वन वर्ड ही पूछता है, इसमें कुछ बहुत अलग सा नहीं पूछता है, सिर्फ वन वर्ड पूछ लेगा कि दिस राइट कम अंडर विच आर्टिकल, दिस राइट्स कम अंडर विच आर्टिकल, ठीक है। तो उस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है। राइट टू अपॉर्चुनिटी, राइट टू डाई विद डिग्निटी, राइट टू स्लीप, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम नॉइज पोल्यूशन, राइट टू अपॉर्चुनिटी, राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस, ठीक है। तो ये सारे आप इसको नोट डाउन कर लें, ये तो स्क्रीनशॉट्स ले लें। फॉर हिंदी ऑल्सो वी हैव, यस फॉर हिंदी ऑल्सो वी हैव, तो पहले इंग्लिश वाले नोट डाउन कर लें। लिख लिया, यही सेम हिंदी। मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार, आजीविका का अधिकार, निजता का अधिकार, आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, राज्य से बाहर ना निकलने का अधिकार, अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार, अवसर का अधिकार, सम्मान से मरने का अधिकार, सोने का अधिकार, ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार। इनको नोट डाउन कर लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। ओके गाइस, थैंक यू।